नमस्कार, आप सभी का रेयांस एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 1। पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रंध्र। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पत्तियों के निचली सतह पर। पत्तियों के निचली सतह पर द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री को जानने के लिए जब हम किसी अनाज के दाने के छिलके को हटाते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री कौन सी है। द्विबीजपत्री में उसके दाने दो बराबर भागों में बट जाएंगे, जैसे चना, मटर, और एकबीजपत्री में वह अकेले ही रहता है, जैसे में धान, मक्का। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा का गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन के रूप में काम होता है। Stomata are minute aperture-like structures found on the epidermis of the leaves and young shoots of plants. तो इसका सही आंसर होगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा होती है। परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक के माध्यम से जल एवं भोजन का वहन होता है। रंध्र घिरे रहते हैं। आंसर होगा द्वार कोशिका से रंध्र घिरे हुए होते हैं। द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका सही आंसर होगा भीतरी कोशिका मोटी होती है। पत्ती की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सेफ्रानिन। सेफ्रानिन का उपयोग पत्ती की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एक बीजपत्री पौधों का पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सतह पर पाया जाता है। सही आंसर सतह पर। रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्फीत होती है तब रंध्र खुलते हैं। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कहीं नहीं। यह एक जलीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है एवं जड़ अनुपस्थित होता है। द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। यह कोशिका भित्ति के अंतरात्मक मोटाई में सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति से और आकृति में सभी रूप में होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अधिचर्मी कोशिकाओं की तुलना में द्वार कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर होगा छोटी होती है। सही आंसर छोटी होगा, ऑप्शन ए। इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है?
तो इसका आंसर होगा हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में कहा जाता है। इसी के उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। यह पत्ती में ही पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है? तो यह जल के प्रकाशिक अपघटन में हिस्सा लेता है। प्रकाश संश्लेषण के रूप में भोजन बनाने के लिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा, ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वह पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि काला कागज जो होता है प्रकाश का अवशोषक होता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश पौधे की ओर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफी घट जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसी के कारण पत्तियां या फिर कोई भी हरा चीज हरा दिखाई ही पड़ती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब सातों रंग एक साथ मिलकर के परावर्तन करें तो उस वस्तु का रंग श्वेत दिखाई देता है, किंतु जब कोई सामान विशेष रंग को परावर्तित करती है तो हमारी आंख की आभा उसे उसी रंग की वस्तु को समझती है। पत्तियां हरी होती है क्योंकि वे, तो इसका आंसर होगा हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका परावर्तन कर देती है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है? तो इसका आंसर होगा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों होगा, क्योंकि जब हम दिन के समय में श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे भोजन को बनाने के लिए ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस पर सही आंसर सी होगा। इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तो लाल रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि लाल रंग में ऊर्जा सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पानी का टूटना, यह सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, यह प्रश्न गलत है, यह विकल्प गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस प्रकार सही आंसर ख होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में शामिल नहीं है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? होगा श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसका सही आंसर विघटन होता है, कि जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके
ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रकार यह विघटन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है एवं जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है तो वाष्प उत्सर्जन होता है पौधे के द्वारा। इस प्रकार सही आंसर होगा श्वसन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, इनमें से सभी होगा। पौधे में ऊर्जा एवं जल ऑक्सीकरण होगा, जबकि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल सभी होगा। जल हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ मात्रा में मिला हुआ होता है। अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणु की संख्या है? 38। अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो हम लोग अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अनॉक्सिक श्वसन पौधों में होता है एवं हम मनुष्य जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, जिसे वायवीय श्वसन कहेंगे। तो अवायवीय अनॉक्सी श्वसन का हिंदी मतलब अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन जो मनुष्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रकार अनॉक्सी श्वसन का सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा बीज अंकुरित हो रहे हो, तब हम देख पाएंगे कि देखेंगे कि जब उसको इस ट्यूब में डाल दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसमें पानी के छोटे छोटे ट्यूब पर बूंद बन जाते हैं। इससे पता चलता है कि छोटे बीज ऑक्सीजन ले छोड़ते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सी श्वसन, यानी वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है और वायवीय श्वसन मनुष्य करते हैं एवं जीव जंतु करते हैं। एटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सी नंबर जो आंसर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किण्वन निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा अनॉक्सी श्वसन होता है, अवायवीय क्रिया है क्योंकि यह जीव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सी श्वसन। बी नंबर ऑक्सी श्वसन में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सही आंसर होगा श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है?
तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों अलैंगिक जनन की विधि हैं। लैंगिक जनन के लिए मादा एवं नर का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर निर्माण होता है कहलाता है? तो इसका आंसर होगा द्विखंडन। जैसे अमीबा अपना अलैंगिक जनन के द्वारा अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। इस प्रकार एक से संतति अलग होकर अपना जीवन शुरू करते पुनः। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इस प्रकार इसका आंसर होगा मुकुलन विधि से जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किन परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो सही आंसर होगा अनुकूल परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट एक कवक होता है। सही आंसर कवक होगा। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? तो यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ग होगा, सी दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें किस प्रकार के जन्म में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है? तो इसका सही आंसर होगा मुकुलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है? तो हाइड्रा में द्विविभाजन नहीं होता है, इसमें बहुखंडन होता है। मुकुल के केंद्रक का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, सी समसूत्री विभाजन द्वारा मुकुल के केंद्र का निर्माण विभाजन से होता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतःपराशरण के कारण किशमिश को जब जल में डाला जाता है तो सूखा हुआ किशमिश के अंदर जो जेल वाला भाग होता है वह पानी को सोख करके फूल जाता है, जिस क्रिया को अंतःपराशरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगर फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्रित घोल में रखा जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा किशमिश सिकुड़ जाएगा, क्योंकि शर्करा का लेयर किशमिश के ऊपरी परत को बंद कर देगा, जिसके कारण
उसके घोल अंदर नहीं जा पाएंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही आंसर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। अगला प्रश्न है, परासरण की क्रिया में जल विसरित होता है किसके माध्यम से? तो इसका सही आंसर होगा अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित होगा। अगला प्रश्न है, अंतःपरासरण की क्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्प पराशरी विलयन में। बी नंबर आंसर सही होगा, अल्प पराशरी विलयन। अगला प्रश्न है, फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्र घोल में रखे जाने पर यह किस क्रिया द्वारा सिकुड़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वही परासरण के द्वारा। परासरण बल जो है इस पर बाहर से लगता है, बाहरी सतह पर। अगला प्रश्न, यदि किशमिश के शुष्क दानों का वजन 6 ग्राम तथा फूले हुए दाने का वजन 9 ग्राम हो तो कितना प्रतिशत जल किशमिश के दानों के द्वारा शोषित हुआ है? इसका सही आंसर होगा 50%। 50% शोषित होगा। अगला प्रश्न है, विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। तो इसका भी आंसर होगा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परासरण की क्रिया किस प्रकार के विलयन में घटित होती है? तो यह अति पराशरी विलयन एवं अल्प परासरण विलयन दोनों में होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो तो ऐसे विलयन को कहा जाता है? तो यह अति पराशरी विलयन होगा। ऑप्शन ए सही है, अति पराशरी विलयन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डाले जिसका परासरण दाब कोशिका के परासरण दाब से अधिक हो तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जल कोशिका से बाहर निकलना शुरू करेगा। बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, किशमिश के दानों को जल में रखने पर जल किस रूप में कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा अल्प पराशरी विलयन के रूप में काम करता है, इसलिए किशमिश के दाना फूल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का आवश्यकता होता है? तो इसका सही आंसर होगा परासरण की क्रिया करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। सी नंबर आंसर सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।